हेलो दोस्तों, मेरे यंग भाई बहनों। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बड़ी टचिंग स्टोरी बताता हूँ। जो हमारे गांव में एक लड़का था, गलत रास्ते पे चला गया था, टेररिस्ट बन गया था। उसके परिवार की क्या हालत हुई, क्योंकि इस स्टोरी का आज मैं जो आपसे के साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ उसके साथ संबंध है। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तक चाहे कोई भी रीज़न हो, गलत रास्ता बंदे को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जब मैं टीनेजर था, यंग था, पंजाब में बहुत हालात ख़राब थे। 84 के राइट्स के बाद 10-11 साल पंजाब में माहौल बहुत ख़राब रहा। पॉलिटिकल जो क्लास होती है उसने जिस भी वर्ग का नुकसान करवाना होता है, किसी कम्युनिटी को कमज़ोर करवाना होता है, उनका ये मोटिव होता है, तो पहले वो वहाँ बंदा भेजती है। कोई ना कोई 1, 2, 4 कितने भी हो सकते हैं। वो बंदे फिर उनको उकसाते हैं कि तुम्हारे साथ नाजायज़ हो रही है, ये हो रहा है, तुम तो गुलाम हो। और इंडिया में हालात ऐसे हैं कि लगता भी है कि हाँ हम गुलाम ही हैं, क्योंकि वहाँ जिसके पास पैसा है उसी का राज है, करप्शन है। ये बात हमको माननी पड़ेगी। ईमानदारी की बहुत बड़े लेवल पे कमी है इंडिया में। सरकारी नौकरी आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको इतनी फैसिलिटीज इसलिए दी जाती हैं। जब ये मैंने कंपेयर किया, इस पर एक वीडियो बनानी बनती है वैसे, कि बाहर पब्लिक जॉब सेक्टर की जॉब है, जैसे प्राइवेट जॉब है, कहीं भी आप काम करो, जहाँ किसी सरकारी बैंक में, जहाँ सरकारी ऑफिस में आप काम करो, आपकी कोई खास फर्क नहीं है, सब कुछ सेम ही है। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। इंडिया में ये फर्क रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को यूज़ करना होता है जो सरकारी नौकर हैं। नहीं तो बंदा कहेगा यार ऐसी जॉब, सेम अगर सैलरी है, सेम सारा कुछ है, प्राइवेट और उसमें फ़र्क ही कोई नहीं है, फिर तो बात ही खत्म। वहाँ पे तो जो बंदे बेईमानी नहीं भी करना चाहते उनको भी करनी पड़ती है। मैंने की है 2 बार सरकारी जॉब करके छोड़ी है मैं सब जानता हूँ। होती है, बेईमानी करवाते हैं। यहाँ तो बंदा छोड़ के चला जाएगा, कहता मेरा ज़मीर नहीं मानता, मैं कहीं और जॉब कर लूँगा। उसको अटैचमेंट ही नहीं है, उसको पता है बाहर कहीं भी जॉब कर लूँगा सेम ही है। तो ये भी एक रीज़न है कि सरकारी जॉब्स को मतलब इतना सिक्योर करके रखा जाता है, इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। चलो खैर, इस पर कभी फिर बात करेंगे डेप्थ में। तो बंदों को लगता है कि हम गुलाम ही हैं, करप्शन है, तो बंदे भड़क जाते हैं। सिख भी, जैसे मैंने उस वक्त देखा कि मेरे जो क्लास फेलोज थे, मेरे फ्रेंड्स थे, वो भड़क गए थे अपने रास्ते से, और बेचारे सारे मारे गए। तो हुआ क्या, एक रात मैं हॉस्टल में रहता था कुछ देर, तो मैं घर पे आया, रात के करीब 2 बजे थे, और बहुत अचानक फायरिंग होने लगी। ये होगा कि 1992 का टाइम मेरे ख्याल से। फायरिंग होने लगी तो मेरी आँख खुल गई, तो मैंने देखा कि जिधर मेरे पैर थे उधर एक औरत बैठी थी, मेरे गांव की थी। मैं उठ के थोड़ी देर तो मैं चौंका, फिर मैंने पहचान लिया कि ये कौन है, हमारे गांव की ये लेडी है। उसकी 5 लड़कियां थी, सबसे बड़ा लड़का था जो गलत रास्ते पे निकल गया। तो उस रात उसके बेटे का गांव में ही पुलिस ने इनकाउंटर किया था। उसने भी फायरिंग की थी, ये नहीं मतलब वो बहुत सारे फेक इनकाउंटर भी हुए हैं, पर जेन्युइन भी हुए हैं। तो उसी दिन उसके बेटे को वहीं मार दिया, और वो हमारे घर में इसलिए छुपी थी कि हमारे फैमिली की रेपुटेशन अच्छी थी, कोई शक नहीं करेगा। और बाकी अपनी छोटी बच्चियों को और 2-3 घर जो अच्छे थे उनमें छुपा के आई थी। तो वो बैठी थी, फिर 1-1.5 घंटा फायरिंग होती रही, शांत हो गई। फिर मेरे फादर साहब बाहर जाके देख के आए, और 2-3 घंटे बाद उसको हमने
छोड़ के आया उसको वापस उसके घर पे। उसका बेटा वहाँ नहीं था, वो पुलिस ले गई। वो तो बॉडीज भी नहीं थी तब तो, मतलब। उसके बाद मैं बस पकड़ के फिर मैं जॉब वगैरह लग गई, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया। बस पकड़ के मैं जाता था, उस घर के आगे से निकलता था तो मतलब मेरे मन में अजीब से ख्याल आते थे। तो घर छोड़ के एक दुल्हन आई थी, सेम एज का कोई और लड़का था, उसकी शादी हुई थी। तो उसकी पायल की आवाज़, तो वो मैं लेडी को देखता था तो पता नहीं किन सोचों में वो बर्तन साफ कर रही होती थी, कभी कुछ कर रही, खाना बना रही होती थी। मतलब उसके चेहरे पे एक अजीब सी संजीदगी होती थी, मतलब देख के लगता था कि ये कुछ सोच रही है, बहुत गहरी सोच में है कि पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है। बाप मजदूर था, फैक्ट्री में काम करता था, गरीब थे वो। और उसने, वो यंग था बंदा, 20 ईयर का एज होगी, लड़का मेरे से बड़ा था उम्र में काफ़ी तब। तो उसने तो माँ बाप का सहारा बनना था, वो गलत रास्ते पे गया, मारा गया। अब 5 बहनों की शादी वो गरीब बंदा कैसे करेगा। खैर चलो, गांव वालों ने रल मिल के चलो उसकी हेल्प की, हो गया। अब तो पुरानी बात होगी। पर सबसे टचिंग बात मेरे को तब लगी कि एक दिन मैं शाम को घर को वापस आ रहा था, तो उस लड़के का जो मारा गया था उसका बाप मेरे पीछे चल के आ रहा था। तो मेरे को नहीं पता था कि वो मेरे पीछे आ रहा था। और उस जिस दिन की ये बात है, उससे एक दिन पहले हमारे गांव में किसी की डेथ हुई थी। तो 2-3 दिन तो लेडीज वगैरह रोती हैं, प्रलाप करती हैं, कोई मर जाए तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी। तो जब वो बोला मेरे को, तब पता चला कि वो मेरे पीछे वो आ रहा है बंदा, उसका फादर, वो जो लड़का टेररिस्ट बन गया था। उसने बोला कि ये बंदे को नहीं रो रहे, मुझे उसने ये बात कही। उस वक्त तो मेरे समझ में भी नहीं आई, मेरे को थोड़ी बात लेट समझ में आती है, मैं बाद में सोचता हूँ उसके बारे में। तो उस बंदे ने मेरे को ये बोला कि ये बंदे को नहीं रो रहे, ये उसके काम कौन करेगा, उन कामों के लिए रो रहे हैं। क्योंकि वो बंदा 50 ईयर की एज का था जिसकी डेथ हुई थी, 50 के आसपास होगा, तो यंग ही, मतलब डेथ की एज तो नहीं है, ये 70-80 का होता तो मान भी लेते। तो जब मैं शाम को खाना खा के बिस्तर में लेटा, तब मैं सोचने लगा, वो उसने ये बात बोली, मतलब वो बंदा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहा था। चलो ठीक है, बेटा तो मारा गया वो तो अब वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन वो बूढ़ा बुजुर्ग, उसको अभी भी काम करना पड़ता था, अभी उसको वो हेल्प कर सकता था। और वो फील कर रहा था बहुत, क्योंकि जीने को फिर मन नहीं करता। एक ही बेटा, वो लड़कियों ने तो अपने घर चले जाना है। 5 लड़कियां थी उसकी बहनें थी, उस बाप की बेटियां थी 5। तो उनकी उसको चिंता थी। तो उसकी बात में मतलब अजीब सा दर्द था, और मैं आज भी उस बात को भूला। तो ऐसी हालत होती है जो हम यंग बच्चे भड़क जाते हैं, भड़काने वाले धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पता नहीं किसी भी नाम पर आपको बहुत मिलेंगे। मैं जो जितनी भी वीडियोज आपकी यंग जनरेशन के लिए मैंने डालता हूँ, इसलिए डालता हूँ कि आप गलतियाँ मत करना जो हमने की हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आज मैंने आपको एक, हम कहते हैं ना हमारे साथ नजायज हो रही है या ये हो रहा है, मैं आपको अपनी हिस्ट्री में से 2 बड़ी मिसालें देता हूँ। और वो 2 वर्ग अभी भी इंडिया में हैं, और उनके साथ 1 साल 2 साल 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी से नहीं, पता नहीं कितनी सेंचुरी से नाइंसाफी होती आ रही है, पर उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं। इतनी टॉलरेंस है, उनको सजदा करना बनता है, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। हालांकि उनके पूर्वज जितनी रिस्पेक्ट के
डिजर्व करते थे हमने वो भी नहीं दी। अभी भी हम उनको बड़ा जलील करते हैं। वो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ये बात किताबों में आपको नहीं लिखी मिलेगी, पर ये ट्रुथ है ये। क्योंकि किताबें लिखने वाले तो मैंने आपको बोला प्रीस्ट क्लास होती है, वो तो अपना वो तो नाप तोल के लिखते हैं कि कहीं हमारे ऊपर बात ना आ जाए। ऐसी ही एक किताब अगर किसी ने लिखी है तो वो बैन कर दी जाती है। जैसे एक बुक है एरेडिकेशन ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया, मतलब बुद्ध धर्म का भारत से सफाया, वो किताब बैन है। मेरे को तो उस किताब का नाम भी नहीं पता था। मेरे को जो और बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जैसे ये हो गया फिलीपींस हो गया, अपने इंडोनेशिया, जहाँ अपने ये है ना, और एशियन कंट्रीज हैं जहाँ बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा है, उन लोगों ने बताई थी। उनको पता है। हमारे कंट्री में बैन है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस वक्त प्रीस्ट क्लास ने बहुत बड़ा डिजास्टर किया था, ब्लंडर किया था। हमको तो पता ही नहीं, ये बताते, हम तो जो पढ़ाते हैं वही जानते हैं, पर सत्य क्या है ये किसी को नहीं पता। तो इसके बारे में भी कभी बाद में बात करेंगे। तो पहली एग्जाम्पल है जिनको हम वाल्मीकि बोलते हैं, पता नहीं भंगी, पता नहीं क्या अपशब्द बोलते हैं। ये लोग कौन है? जब रावण की डेथ हुई थी ना, रामचंद्र जी ने रावण को मारा था, चलो उसकी गलती थी एक, पर उसको सब वेद का सबसे बड़ा ज्ञाता था उस वक्त, तो वेद की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये कुछ हिस्ट्री गलत लिखी हुई है इन्होंने कि वो संतों को, ऋषि मुनियों को मारता था, तंग करता था ना। वो जो वेद के खिलाफ बात करते थे, वेद के खिलाफ करने वाले थे बात, हर वक्त बुरे लोग और अच्छे लोग होते हैं। तो वो उनको जो पखंड, चमत्कार, ये वो ऐसी कहानियां घड़ने वाले जो हरामखोर थे, उनको वो मारता था। तो उसकी एक रिस्पेक्ट थी। जो बंदे वेद के फॉलोअर थे ना, हमारे वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं, तो उसकी इस कारण रिस्पेक्ट थी। ठीक है, उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए एक गलती की और रामचंद्र जी ने उसको मारा, तो उसका प्रायश्चित भी किया कि उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटियां थी। एक बैड क्वालिटी को मारने के साथ वो अच्छी मरी है, मेरे हाथ से ये पाप हुआ है, तो उन्होंने उसका जो प्रायश्चित किया हिमालय पे जाके या कहीं भी, मतलब खुद को टॉर्चर करके काफी देर प्रायश्चित भी किया था। तो रामचंद्र जी चले गए, चलो वाल्मीकि ऋषि जो थे, जब तक वो रहे तब तक भी कोई नहीं बोला, क्योंकि वो प्रोमिनेंट थे, बड़े महर्षि थे, बहुत सारे फॉलोअर थे उनके। तो उनके जाने के बाद भी आगे की बात है ये, मतलब ये क्षत्रिय जो राजा थे, ये इन ऋषि मुनियों को कुछ को खरीद कर उनसे कुछ हेरा फेरी करवाना चाहते थे। परशुराम ने ऐसे नहीं क्षत्रियों को इतनी बार परशुराम जी ने खत्म किया था। तो बाद में इनका दाव लग गया। बाद में इन्होंने, राजाओं ने, जैसे पब्लिकली जनता के सामने इन्होंने जब नकली ग्रंथ तैयार कर लिए, तो इन्होंने मिलावट कर ली, सारा कर लिया। उसको लागू करना था तो इन 2-4 बंदों का सर काट दिया तो पब्लिक डर जाती है। तो ऐसे मतलब जो ऋषि मुनि जो वाइज बंदे थे, वो 2 गुटों में बंट गए थे। एक था जो वेद के हक में बोलने वाले थे, जो एक दूसरे थे जो वेद में मिलावट करने वाले थे। तो जो हक में बोलने वाले थे, उनको जब तंग करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो वो कहीं जंगलों में या इधर उधर जाके रहने लग गए। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, और क्योंकि वो ज़्यादातर महर्षि वाल्मीकि के फॉलोअर थे, तो करते करते यहाँ तक कि उनको अछूत भी करार दे दिया गया, गरीब हो गए। कुछ को तो मार दिया गया, कुछ को जो उनकी फैमिली वगैरह बचे, उनकी जो उनके पास थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी छीन ली, और फिर उनसे ये
मल मूत्र साफ करवाने का काम करवाया जाने लगा। उनको कोई जॉब भी नहीं देता था, कहते हैं यही देंगे, तो वो ये करने भी लगे। वो कहते हैं कोई नहीं, हर एक के अंदर ब्रह्म है, हम कर लेंगे, हम तो सेवा करनी है। तो जीने के लिए चाहे आप मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, जीने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो मान गए। वो कहते हैं हम तो सेवा, तो हमको तो वो कहते हैं ना, जैसे कि ऊपर वाले की जो नजर है वो सीधी चाहिए, हमने क्या लेना है दुनियादारी से। तो अच्छे लोग थे, मान गए, और उनके साथ ये बहुत देर से हो रहा है। आज भी आप देखोगे कि वही लोग, हम उनको नफरत भी करते हैं, उनसे काम भी करवाते हैं, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड के ये यही काम करने के लिए पैदा हुए हैं। हमको आज तक उन पर रहम नहीं आया, क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा हुआ था। हमको तो जो बताते हैं वही मानते हैं ना। तो इसीलिए लोगों के अंदर रंजिश भी है, कुछ थोड़े वायलेंट भी टाइप के भी होते हैं, पर असल में कोई पीछे कारण है, कोई बहुत लंबी हिस्ट्री है। चलो ये तो बहुत पुरानी हिस्ट्री मतलब थी, जिसका तो कोई आपको प्रूफ भी नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढने जाओगे। तो कुछ नई बात है, सेम डिट्टो कॉपी है, सेम थिंग हैपेंड। तो वो सिख रिलीजन में हुआ था। जब 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब चले गए शरीर का त्याग करके, तो उसके बाद उन्होंने फौज को ये मिशन दिया था कि ये जस्टिस उन लोगों ने करनी है। ये जो ब्राह्मणवाद है, जो ये जो प्रीस्ट क्लास है, जो लोगों को, गरीब लोगों को ऐसे इन्होंने नजायज की हुई है, तो पब्लिक को पता नहीं, पब्लिक भी उनके पीछे लग के पाप ही कर रही है। किसी का दिल दुखाना, किसी का मिसयूज करना, किसी को तंग करना पाप ही है। तो वो कहते कि साउथ की तरफ चले गए थे, और साउथ से वो वापस उन्होंने कुछ सिख भेजे थे, उनको कुछ अपने तरफ से तीर भी दिए थे, ब्लेसिंग भी दी थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी सारी पावर, मेरा सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम पंजाब से शुरू करो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पर सिखों का पंजाब पे राज हो गया, बस वहीं बात खत्म हो गई, ये मिशन अपना भूल गए। फिर क्या हुआ कि जिनको पूरी डेप्थ में नॉलेज थी सारी, क्योंकि गुरबानी में सारे ग्रंथों का सार है, तो बहुत वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, इतनी शार्प अकल जो कहते हैं ना, बुद्धि जिसको बोलते हैं, होती नहीं। कुछ की थी जिनको पूरी बात समझ में थी। तो जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना कि सिखों के सिरों के मूल्य पढ़ते थे कि 5 रुपए देगा तो जो बताएगा आखिर इन्फॉर्मेशन देगा उसको 5 मिलते थे, जो सर काट के लाता था उसको 80 रुपए मिलते थे। तो ऐसे ही आप ये हिस्ट्री तो आपको मे भी थोड़ी ब्रीफली या फिर भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं लिखी। तो चुन चुन के ऐसे सिखों को जिनको नॉलेज थी पूरी, क्योंकि बहुत स्ट्रगल, ये जो अब प्रीस्ट क्लास है, जो ये लोगों ने तो इनकी तो फिर कोई वैल्यू नहीं ना रह जाएगी, फिर पब्लिक को पूजेगी थोड़ा जैसे आप पूजती है। तो इन्होंने वो खत्म करवाना ही थे। ये बात भी हमको गलत पढ़ाई जाती है कि मुसलमानों ने सिखों को मारा। 1-2 राजा थे जरूर, पर असल में जितना सिखों का नुकसान ये प्रीस्ट क्लास जो ब्राह्मणों ने किया है उतना नहीं किया उन्होंने। वो औरंगजेब के वक्त ही हुआ था, और आप सुन के हैरान रह जाओगे, औरंगजेब की जो मिनिस्ट्री थी या वजारत थी, जो उसके 60% बंदे जो थे, मेजॉरिटी वो ब्राह्मण थे। ठीक है, काजी मुल्ला थे पर ब्राह्मण थे ज्यादा, क्योंकि उनको हर एक का वीक पॉइंट पता था। उन्होंने दरअसल आपने ये पद्मावत फिल्म में भी देखा होगा कि वो उसको राजा मान सिंह मान जो भी था उसके ऊपर लेके पंडित ही आता है, ब्राह्मण ही आता है। यही थे हरामखोर शुरू से। मुझे को बोलना पड़ता है, और मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं पंडित ब्राह्मण कहता हूँ मेरा उसका ये मतलब नहीं होता कि आपके गली मोहल्ले में रहने वाले शुक्ला जी, जोशी जी या अग्निहोत्री जो उनकी बात नहीं मैं करता। मैं ऊपर जो टॉप में जो ये पॉलिसी मेकर हैं,
जो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं उनकी बात करता हूँ। तो उन्होंने फिर ये मरवाए, और जिस राजा ने खत्म किए वो राजा मुसलमान नहीं था, वो राजा हिंदू ही था। लखपत राय और यशपत राय 2 राजे थे। उनका एक भाई गुरु साहब के साथ जंग में मारा गया था, तो दूसरे ने मतलब खुंदस में आके ये किया था, उसको भड़काने वाले ये लोग थे। तो अगर पब्लिक जागी तो फिर हम इतनी देर से हमने जो अज्ञानता फैला रखी है, कहते हैं फिर आपका राज नहीं रहेगा जी, यही बात बोल के राजा को डराते रहे। तो उन सिखों को आपने सुना होगा कि भाई तारू सिंह, आप फिल्म भी बनी है, उसकी खोपड़ी उतार दी गई, किसी का मतलब बंद काट दिया गया। वो सारे इनलाइटेंड बंदे थे। वो कहते हैं तो हाथ क्या काटता है, तो एक उंगल, ये बल्कि एक उंगल के भी तो 3 टुकड़े कर। जलाद को ऐसा बोलने वाले बंदे वो इनलाइटेंड बंदे थे। उनको पता था कि हम बॉडी नहीं है। वो जिसको कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्त हो चुका था, ब्रह्म ज्ञान हो चुका था उनको। तो ऐसे बंदों को इन्होंने खत्म किया। फिर उसके बाद सेम स्टोरी जो उनके फैमिलीज थे, ऐसे ही सिख हैं जो जब भी कोई गुरु या प्रॉफिट आता है उसके पास साथ गरीब लोग जो जिनको दबाया गया होता है, वो दबे कुचले लोग ही उनके साथ देते हैं। जिनके पास कुछ होता है, जमीन जायदाद होती है, वो तो कोई लाखों में एक होता है। मैं ऐसा नहीं कहता होता नहीं, हुए हैं, पर बहुत कम थे। गांव गरीब लोग ही थे जो खालसा फौज बनाई गई थी उसमें ज्यादा। और ये कुछ 1-2 बड़े जमींदार जिनके पास अपनी फौज थी पहले, वो जरूर उन्होंने साथ दिया था, पर वो सैलरी लेते थे। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे हरी सिंह नलुआ, आपने नाम सुना होगा, हरी सिंह नलुआ फेमस है। वो ये जिनको सबसे नीच जाति मानते हैं, वो बेसिकली उसको बिलोंग करता था। दीप सिंह, शहीद बाबा दीप सिंह, आपने देखा होगा, हाथ कटा हुआ सर हाथ पे रख के लड़ रहे हैं। और अकाली फूला सिंह, ऐसे लोगों की जो मतलब उनकी जो है, अगर आप वैसे, मैं तो मानता नहीं इन चीजों को, पर लोग जो मानते हैं आज उस जाति के लोगों को अपशब्द और भद्दी शब्दावली यूज करते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि ये असल में एहसानमंद होना चाहिए। उनका एहसान फरामोश हो चुके हैं लोग। तो वो लोग जो गुरु तेग बहादुर का शीश दिल्ली से लेकर आया था, वो बंदा भी मतलब वाल्मीकि कम्युनिटी से था, जाति से था, अगर मतलब कैसे भी कह लो आप। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बाद में इनकी भी परिवारों की जायदादें छीन ली गई। इनको भी अभी भी ये लोग, आप पंजाब में जाओगे तो घरों में बर्तन साफ करते हैं, शादियों में जो बची होती जूठ होती है, वो अपना क्या कहते हैं उसको, सूअर पालते हैं, मतलब ऐसे काम इनसे करवाए। मतलब उनकी भी ऐसी ही हालत करवाई गई बाद में। तो और फिर इन्होंने जो गुरबाणी की जो ट्रांसलेशन की, वो फिर इन्होंने फिर गलत करवाई। सेम चीज, मतलब मैं वीडियो लंबी क्या करनी है, पर मैं आपको ये बात बता क्यों रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि इनके साथ, हालांकि ये बहुत अग्रेसिव बंदे हैं, बहुत पावरफुल हैं, आपने देखा है हरी सिंह नलुआ, ये ताकतवर लोग भी हैं। और पर इनके साथ इतनी देर से न्याय मतलब होता रहा, पर इन्होंने कभी ऐसे देश के साथ ओपनली की गद्दारी नहीं की, बर्दाश्त किए जा रहे हैं। बल्कि फौज में भी भर्ती होते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। लोगों को पता नहीं, लोगों को कोई बताने वाला है नहीं, तो लोग अभी भी नफरत किए जा रहे हैं। आज गुरुद्वारों में ऊंची जाति वालों का राज है। मतलब यहाँ मेलबर्न में हुआ था, एक बंदा, जो बहुत पुरानी बात है, किसी ने मेरे को बताई थी कि गुरुद्वारे की सेवा बहुत करता था। छोटा सा गुरुद्वारा था, बन रहा था। जब गुरुद्वारा बन गया तो संगत ने देखा, लोगों ने देखा कि ये बंदा डिजर्व करता है, इसको जो गुरुद्वारा की कमेटी है उसका मेंबर बनाया जाए।
पर बाद में उसकी जाति पे सवाल उठा के इन्होंने उसको निकाल लिया। उसने फिर अलग जाकर अपना रविदास जी के नाम पर उसने टेम्पल बनाया। ये मतलब शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। मतलब हालांकि गुरबाणी तो कास्टिज्म को बिल्कुल ही नहीं मानती। जब कास्टिज्म पे मैं वीडियो बनाऊंगा तब ये बात मैं फुली आपके साथ उसको उस बात पे विचार करेंगे। पर मतलब थोड़ी सी बात पे बाद में देखो सिखों ने अपना ही नुकसान करवाया। पंजाब का जितना नुकसान हुआ वो 1980 1990 से 1997-8 तक मैं वहीं था। मतलब बहुत मैंने भी बहुत भुगता है। मेरे सर पे पगड़ी होती थी तो मैं दिल्ली में जॉब करता था, तो मेरा बैग खुलवा के जरूर देखते थे यंग बंदे का जिसके केस दाढ़ी है। तब मेरे होती थी, मैं सरदार मतलब ऐसे था। पर देखो इनका सबर बंदों का, मतलब ये ऊपर वाले ने दिया हुआ है। ये कहते हैं हमने क्या लेना है, अपना काम करते हैं और कोई जो मर्जी कहिए। हालांकि अगर कहीं पे कोई फसाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो इन लोगों के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैंने देखा है कोई ऐसा मतलब जंगजू या बहादुर या लड़ने में शातिर इनके जैसा कोई नहीं होगा। और इनको पीछे से की ब्लेसिंग भी है। तो उन ऐसी हालत होती है हमारे कंट्री में। मैं बार बार प्रीस्ट क्लास के ऊपर क्लास इसलिए लगा रहा हूँ कि ऐसा ही सिस्टम रहा है। हमारा देश जो सोने की चिड़िया था, ऐसे ही नहीं इन्होंने गरीब किया है इसको। जहाँ जितने भी लोग जिस कंट्री में, जिस मुल्क में एजुकेटेड होंगे, ज्ञानवान होंगे, वो उतना ही तरक्की करेगा। और इन्होंने ऐसे ही पिछाड़ा है मेजॉरिटी को। हर एक को कोई ना कोई लालच दे दिया कि तेरे नीचे है तो नीचे वाले की तरफ देख के गुजारा कर, नीचे वाले की तरफ देख के गुजारा कर। और शर्म की बात है कि किसी ने सवाल ही नहीं किया भी मैं नंबर 3 क्यों हूँ, तू नंबर 2 क्यों है और यू नंबर 1 क्यों है। बस वो कहते हैं देर नगरी चौपट राजा वाली बात चल रही है। समझिए हम मुद्दतों से मुद्दत भी शायद छोटा लफ्ज पड़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि बहुत कुछ होता रहा है, बहुत कुछ। एक बात ये भी है कि इन्होंने इतना रिएक्ट नहीं किया क्योंकि इनके पास ज्ञान था सच्चा। अब तो बहुत देर होगी ना, पुरानी बात होगी। अब तो किसी के घर में आज जाके पूछने लग जाओ तो उनको नहीं पता होगा, क्योंकि ट्रेंड ही चेंज करवा दिया जाता है कि नहीं हर कोई बंदा होली स्क्रिप्चर्स को जब पढ़ नहीं सकता, उसको हक ही नहीं होता। हालांकि हर एक का ये फंडामेंटल राइट है, वो जो भी किताब चाहे पढ़ सकता है। हमारे सिखों में भी अभी 1980s में गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने की हर एक को इजाजत नहीं थी। आजकल तो चलो आईपैड, आईफोन, स्मार्टफोन पे गुरबाणी आ गई है तो पढ़ लेते हैं, तब नहीं थी इजाजत। ये गलत बात है। अगर बंदा पढ़ेगा नहीं, उसको पता कैसे चलेगा कि क्या लिखा है। तो फिर भी इतनी ज्यादा मेरे ख्याल से तो नजायज किसी के साथ भी नहीं हुई। पर इन लोगों ने सब्र के साथ ये भी मतलब इस देश में रहते रहे हैं और पर गलत रास्ता इख्तियार कभी भी नहीं किया। बहुत सारे मुसलमान जो यंग हैं वो भड़के हैं, बहुत सारे सिख भी भड़के थे पहले। तो मैं आप लोग यंग हो तो मैंने इसलिए ये बात आपके साथ शेयर की और उस जो बंदा मारा गया उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर की कि कैसी हालत होती है बाद में कोई नहीं पूछता। हम तो जिनको जानते हैं यार उनको नहीं पूछते। शहीद ऊधम सिंह का जो भतीजा है शायद, उसके फैमिली में जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का जो वारिस है, वो बंदा ईंटें ढोकर मजदूरी करता था। फिर पता नहीं किसी को तरस आया, किसी ने उसकी हेल्प की, वो भी सिर्फ उसके ऊपर जो कर्जा था वही उतारा। मतलब हम तो जिनको जानते हैं उनको भी नहीं पूछते। हम तो पता नहीं यार किस मिट्टी के बने हैं। कई बार तो मतलब शर्म आती है अपने आप पे। तो हमारी जनरेशन जिन्हें कोई खास इन बातों को सीरियसली लिया नहीं,
उनके साथ मैं बात भी नहीं करता। वो कहेंगे बड़ा ज्ञानी बना फिरता है, तो मैं कहते हैं कहेंगे, पर जो हमारी आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए उनका मैं शुभ चिंतक हूँ। उनके लिए मेरे मन में फिक्र है कि कहीं ऐसी गलतियां ना करें हम, ताकि देश में शांति रहे, एकता रहे। तो आप लोग भी थोड़ा इस वीडियो से देखो, जो जिनको पता नहीं हमको कैसी किताबें पढ़ाई जाती हैं कि हम तो मान ही लेते हैं कि ये तो है ही नीच, और वो पाप हमारे हाथों होता है, किसी और के हाथों नहीं होता। क्योंकि आज पहले तो जबरदस्ती करवाया था ये पाप, अब तो कोई ऐसी बात नहीं, अब तो आपको कोई फोर्स नहीं करता। हाँ, बस भड़काते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना के। तो प्लीज आप इस बात पे गौर करना। तो ऐसे ही जो मिस्टेक्स हमने हमारी और हमारे बुजुर्गों ने, हमारी पिछली पीढ़ियों ने की हैं, उन पे मैं आपके साथ क्योंकि बहुत सारे बंदों को नहीं पता होगा, तो मैं उनके साथ ये शेयर करता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।